एवरीवन वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ किडा। तो आज हम पढ़ेंगे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुए थे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो 73rd और 74th अमेंडमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। लोकल गवर्नमेंट क्या होता है कि गवर्नमेंट एट विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसे जो हम सरपंच देखते हैं, ठीक। और लोकल गवर्नमेंट जो होता है वो कॉमन पीपल से बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपनी हर एक प्रॉब्लम को लेकर सीएम के पास तो जाएंगे नहीं। तो जो हमारी कम्युनिटी होती है उसी में से एक व्यक्ति को हम इलेक्ट करते हैं और वो हमारे समस्याओं को देखता है, फिर उन्हें ऊपर तक ले जाता है। तो लॉर्ड रिपन जो 1882 में फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन्हें कहा गया, ठीक। इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सशक्त किया, उसकी बात की। जबकि इंडिया में पहले भी सभाएं होती थी कि जो ग्रुप ऑफ पीपल जो थे वो बैठते थे और अपनी समस्याओं का हल निकालते थे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ये हुआ कि विलेज पंचायत का इस्टेब्लिशमेंट किया गया कुछ कुछ प्रोविंसेस में। और जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो जो लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है उसे स्टेट के पास दे दिया गया कि स्टेट के ऊपर ये डिपेंड करेगा। क्यों ऐसा? इसलिए हुआ कि तभी हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो एक यूनिटी की तरफ एक थ्रेट था कि अगर हम बहुत ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट को पावर दे देंगे तो कहीं हमसे सेपरेट ना हो जाए। तो इस वजह से इन्हें स्टेट के पास दे दिया गया। अब स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी पावर्स देंगे कि नहीं, तब की बात है। और डीपीएसपी में भी इसे मेंशन किया गया आर्टिकल 40 में। और डीपीएसपी जो होता है वो मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ रूरल लोकल गवर्नमेंट से 1992 में, तो ये पंचायती राज से डील करता है। इसमें ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनली रूप से यानी संवैधानिक रूप से इन्हें पावर्स डिराइव कर दिए गए डिसेंट्रलाइज फॉर्म में कि हाँ अब इन्हें भी पावर मिलेंगी। पहले ये होता था कि इलेक्शन सही से नहीं हो पाते थे, मन मुताबिक था, बहुत ज़्यादा इनके पास पावर रहती नहीं थी, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता था। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ से डील करता है, जो कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात करता है। ये भी 1992 में लाया गया था और ये पूरी तरह से लागू कब हुए? 1993 में। 1959 में नागौर जो है राजस्थान में एक पहला ज़िला बना जहाँ पे पंचायत जो है इस्टेब्लिश हुआ था। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। इसे 9th पार्ट में ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और स्टेट लिस्ट में जो 29 सब्जेक्ट्स थे लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड, उन्हें 11th शेड्यूल में ट्रांसफ़र कर दिया गया कि अब इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनली दर्जा मिल चुका है और पावर जो है इनके पास है। अब देखते हैं कि पंचायती राज का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। तो सबसे पहली एक कमेटी बनी थी बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में। तो इसमें 3 टियर पंचायती सिस्टम की बात की गई थी। विलेज पंचायत के लिए डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई कि जो उनका अध्यक्ष होगा, जो प्रधान होगा, उसको हम डायरेक्ट इलेक्ट करेंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर पंचायत समिति, विलेज पंचायत से जो एक अपर लेवल होता है उसे पंचायत समिति कहते हैं, उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई। ये सारे कमेटी बनी थी और इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था। अगला था अशोक मेहता कमेटी। तो इसने 2 टियर गवर्नमेंट की बात की थी, जिला परिषद और मंडल पंचायत। 1977 में आया था ये। तो इसमें ये कहा गया कि पंचायती राज जो है उन्हें टैक्सेशन का भी पावर दे दिया जाए। और इसने रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात की गई, एससी और एसटी। और सारे कमेटीज़ बनी थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है पी के थंगन कमेटी 1988 में आया। तो इससे क्या हुआ कि इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला, यानी संवैधानिक दर्जा इसे तब मिला इस कमेटी के थ्रू। तो इसमें क्या क्या बात की गई कि फिक्स टेन्योर बात की गई कि हर 5 साल पे जो है वो इलेक्शंस होने ज़रूरी हैं। और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन के सीट्स के लिए रिजर्वेशन की बात की गई थी इसमें। अब देखते हैं पंचायती राज सिस्टम जो है वो 3 टियर स्ट्रक्चर में है। तो जो सबसे नीचे है वो है ग्राम पंचायत, विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज। एक विलेज और छोटे विलेज हैं तो ग्रुप ऑफ विलेज कहा जा सकता है। फिर आता है मंडल पंचायत, जिसे ब्लॉक पंचायत भी कहा जाता है। फिर उसके ऊपर होता है जिला पंचायत। इंटायर रूरल एरिया, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी रूरल एरिया होंगे वो जिला पंचायत के अंतर्गत आते हैं। अगर स्मॉलर स्टेट है तो वहाँ पे मंडल पंचायत नहीं होगा, ठीक। अब जो पंचायती राज है वो कहाँ कहाँ से डील करता है? 243 आर्टिकल से लेके 243 ओ तक करता है, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट है। तो अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन को 73rd अमेंडमेंट से ये आर्टिकल्स जोड़े गए थे। सिर्फ 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से डील करते हैं। अब देखते हैं कि मेंबर ऑफ पंचायत्स एट विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो पंचायत में जो सदस्य होंगे विलेज पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, ठीक। विलेज
का जो मेंबर होगा वो भी डायरेक्टली इलेक्ट होगा, इंटरमीडिएट का भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी। और चेयरमैन ऑफ पंचायत एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय मेंबर्स। तो इसका जो अध्यक्ष होगा यानी कि जो प्रधान होगा वो तो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होगा, लेकिन इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत और ये जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होगा, जो मेंबर्स हम इलेक्ट करेंगे वो क्या करेंगे, इन्हें इलेक्ट करेंगे। ठीक, तो इन दोनों का जो हेड है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। ठीक, वो हमारे द्वारा इलेक्ट नहीं होता है। अब पंचायती राज का जो इलेक्शन है वो कौन कंडक्ट कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 243 के में बात की गई है, पंचायती राज का जो इलेक्शन कंडक्ट कराएगा वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। ठीक, फिर इसमें 1/3 पोजीशन जो है वो सीट जो है वो रिज़र्व कर दी जाती हैं वुमेंस के लिए। ठीक, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। फिर एक आता है पेसा एक्ट 1996 में, तो इसमें क्या है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। जो शेड्यूल्ड एरिया है हमारे देश में वहाँ पे पंचायत को कैसे वो किया जाए, इसमें ये दिक्कत रहती है कि उनके कल्चर को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट द राइट ऑफ आदिवासीज कम्युनिटी टू मैनेज देयर रिसोर्सेज एक्सेप्टेबल टू देम। उनके जो रिसोर्सेज है वो जैसे उन्हें चाहिए वो खुद ही मैनेज करें उस चीज़ों को, तो इसीलिए पेसा एक्ट लाया गया था 1996 में। तो उसमें जैसे 10 स्टेट हैं पेसा एक्ट में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। ठीक, फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात आती है 243I में, तो इसमें ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक फाइनेंस कमीशन का गठन करती है 5 साल में एक बार। तो ये देखता है कि लोकल गवर्नमेंट को यही जो है पैसा वैसा एलोकेट करते हैं सब। तो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है लोकल गवर्नमेंट की स्टेट में। ठीक, तो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो पंचायती राज से डील करता है। अब हम देखते हैं 74th अमेंडमेंट, तो ये क्या करता है कि डील विथ अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट यानी कि जो रूरल नहीं है, ये पार्ट 9A में आता है। और शेड्यूल्ड 12th यानी कि इसके जो सब्जेक्ट्स थे वो 12th शेड्यूल में ट्रांसफ़र कर दिए गए। और इसे 74th अमेंडमेंट से क्या किया गया, 243P से लेकर 243ZG तक मतलब इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था। गवर्नेंस ऑफ अर्बन एरिया बाय द पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो हम जिन्हें चुनते हैं उन्हीं के अंडर में ये गवर्नेंस आता है। 3 प्रकार की म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं। एक नगर पंचायत, नगर पंचायत उसे कहते हैं कि जो रूरल एरिया से अब जस्ट एकदम ट्रांजिशनल में हो, कह सकते हैं कि अर्ध शहरी, उसे अर्ध शहरी कहा जाता है, वहाँ पे नगर पंचायत कंडक्ट कराया जाता है। दूसरा है म्यूनसिपल काउंसिल, तो स्मॉल अर्बन एरिया जैसे टाउन वाउन हो गया या सिटी जो हो गया। और एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, लार्ज अर्बन एरिया जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, BMC, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली वाली हो गई। ठीक, तो इसमें ये होता है। अब हम देखते हैं कि अर्बन एरिया को डिफ़ाइन कैसे करते हैं एक लोकल लेवल पे। तो वहाँ पे कम से कम मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होनी चाहिए। ठीक, फिर वर्किंग पॉपुलेशन जो होनी चाहिए नॉन एग्रीकल्चर, तकरीबन 75% ऐसे लोग होने चाहिए जो एग्रीकल्चर में इंगेज नहीं है। फिर वहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, प्रत्येक किलोमीटर में 400 लोगों का रहना आवश्यक है, तभी उस एरिया को अर्बन डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक, ये बस एक मापदंड है अर्बन के लिए, ऐसा नहीं है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए भी वैलिड है। अब हम देखते हैं कंपोजिशन क्या क्या होता है। जो भी म्यूनसिपल एरियाज़ होते हैं वो वार्ड्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। ठीक, और वार्ड्स में क्या होते हैं, एक एक मेंबर होता है जो कि लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होता है। 243T में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात की जाती है। ठीक, तो ST और SC सीट्स तब आता है उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे आता है कि ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी तो सीट जो है वो आ जाएंगी। और इसमें भी 1/3 जो सीट होंगी वो वुमेंस के लिए रिजर्व रहेंगी। इनका भी ड्यूरेशन जो होता है वो 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा। 243W, इसमें ये बात होती है कि पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। 243X, इसमें इनके पास ये पावर है कि वो टैक्स को इम्पोज कर सकते हैं। 243Y, फाइनेंस कमीशन का एक गठन किया जाता है जो तो वो इनके फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं। ठीक, 243ZA, यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन, इनके लिए कुछ इलेक्शन कमीशन जो इनका इलेक्शन होगा उसके लिए कुछ अलग मापदंड होंगे, कुछ अलग रूल्स रेगुलेशन होंगे म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए। ठीक, और जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है जिसमें लार्ज अर्बन एरिया आता है तो उसमें पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख होनी चाहिए, तभी वो उसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बीच में लाया जाएगा। ठीक,
अब ये है कि 243 ZG में ये बात होता है कि बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर। कोर्ट के पास ये राइट नहीं है कि वो अर्बन और लोकल जो इलेक्शंस होते हैं उसमें खुद से कोर्ट जो है वो इंटरफेयर कर सके। अगर कोई याचिका देता है, पिटीशन फाइल करता है कि हाँ कुछ धांधली हुई है, तब जो है कोर्ट उसमें इंटरफेयर करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।